together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। Community की बात हम है आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, Radio Manu 92 FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। This is Radio Manu 90.0 FM, presenting थिएटर की दुनिया। आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद मुजाहिद अली थिएटर की दुनिया में आपका इस्तकबाल करता हूं। थिएटर की दुनिया में हम थिएटर से वाबस्ता शख्सियात को आपके रूबरू पेश करेंगे। इस उन्वान के तहत ड्रामा निगारों, हिदायतकारों, फ़नकारों, गुलकार, मेकअप आर्टिस्टों से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जनाब मिर्ज़ा सईदुल हसन आफंदी साहब से। मिर्ज़ा सईदुल हसन आफंदी साहब, थिएटर की दुनिया में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि मिर्ज़ा सईदुल हसन आफंदी साहब पिछले 5 दहाकों से रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, स्टेज और थिएटर की दुनिया से वाबस्ता रहे हैं। फिल्मों के अलावा आपने दर्जनों थिएटर के ड्रामों में अपने फ़न का मुजाहरा पेश किया है। आपका तखल्लुस परवेज़, क़लमी नाम मिर्ज़ा परवेज़ और फ़िल्मी नाम एम परवेज़ है। परवेज़ साहब ने ड्रामे लिखे, अदाकारी की और हिदायतकार की हैसियत से भी थिएटर की खिदमत की है। हैदराबाद और बॉम्बे के स्टेज पर आपके कई ड्रामे पेश हो चुके हैं, जिनमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, डॉक्टर हू, अजनबी, जेब कतरा, वांटेड न्यू फेसेस, इब्तिदाए इश्क है, अंधेरा होने तक, मोर्चा, तुम्हारी खातिर, 3 बंदर, हवालात और माचिस है क्या जैसे ड्रामे शामिल हैं। इन ड्रामों के ज़रिए परवेज़ साहब ने उर्दू थिएटर के फ़रोग़ में अपना किरदार निभाया है। परवेज़ साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका थिएटर का सफ़र कब, कहाँ और कैसे शुरू हुआ? मैं यूँ कह सकता हूँ कि लड़कपन से ही या स्कूल के ज़माने से ही इसकी इब्तिदा हो गई। हैदराबाद में मेरी इब्तिदाई तालीम मैंने हैदराबाद से हासिल की है। तो यहाँ के स्कूल में जब एक कोई एनुअल फंक्शन हो रहा था तो मुझे सेलेक्ट किया गया एक छोटी सी स्किट के लिए, और उसमें मैंने रामचंद्र जी का किरदार निभाया था जी। तो ये मेरी बिल्कुल इब्तिदा थी हैदराबाद से। और हैदराबाद की इब्तिदाई तालीम के बाद हमारा ख़ानदान, हम लोग सब बॉम्बे शिफ्ट हो गए। तो उसके बाद वहाँ ये सिलसिला जारी रहा। तो इब्तिदा तो बस हैदराबाद से है और रामचंद्र जी के किरदार से है। जी। बाद में बाज़ाब्ता आप थिएटर की तरफ कब राग़िब हुए? बॉम्बे में मैंने साबु सिद्दीक पॉलीटेक्निक हाई स्कूल में दाखिला हासिल किया और वहाँ पर मेरी मुलाकात कादर ख़ान साहब से हुई। उस वक्त वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, डिप्लोमा में थे वो। अच्छा।
और वहाँ भी एनुअल डे का फंक्शन होने वाला था और आर्टिस्टों का सिलेक्शन हो रहा था। तो उसमें वहाँ के प्रिंसिपल दसनवी साहब ने कहा कि भाई टैलेंटेड लोगों को जमा करके आप एनुअल डे का फंक्शन करें और उसमें कौमी तौर पे कोई चीज़ पेश करें। तो हम कादर साहब से मुलाकात हुई हमारी। उस वक्त उन्होंने एक छोटी सी स्किट तैयार की थी और उसका उन्वान था हम एक हैं जी। और ये 2 किरदारों पे मुश्तमिल था स्किट। वो 2 किरदार स्टेज पे आमने सामने से गुज़रते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, रिएक्ट करते हैं, फिर उनके डायलॉग शुरू होते हैं। तो उसमें मुझे एक किरदार मिला था और मेरे एक साथी थे, उनको एक किरदार मिला था। इस तरीके से बम्बई में, जो अब मुंबई है, हमारा मतलब वहाँ से ये स्टेज का एक्टिंग वगैरह का जी। दौर शुरू हुआ। पॉलिटेक्निक के ज़माने पॉलिटेक्निक, साबुत सिद्दीक पॉलिटेक्निक हाई स्कूल में। जी। और वहीं से मैंने मैट्रिक किया और वो सिलसिला जो हर साल मतलब हर साल जो है एनुअल डे पे हम कोई ना कोई नया ड्रामा पेश करते थे। जी। तो स्टेज के ड्रामों में कब हिस्सा लेना शुरू किया आपने? स्टेज के ड्रामों में उन्हीं दिनों से। अब वहाँ से ये हुआ कि कादर साहब को जब मतलब नाम मिलता गया, हमारी मतलब तारीफ़ होने लगी कि अच्छा करते हैं, अच्छा पेश करते हैं। तो उस वक्त तक हमने मतलब ये कि सिर्फ एक्टिंग की हद तक अपना मतलब ये किया था। तो दिल्ली के, आज उनका मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने एक मंजूम ड्रामा पेश किया और मंजूम ड्रामे में ये था कि हिंदुस्तान को तबाह व बर्बाद करने वाली या उसको नुकसान पहुंचाने वाली कौन सी चीज़ें हैं जी। जो ख़त्म होनी चाहिए, मतलब हिंदुस्तान से उन चीज़ों का ख़ात्मा होना चाहिए। जी। तो उनमें जैसे कि तालीम, बेरोज़गारी जी। और भूखमरी, तो ऐसे किरदार थे। तो उसमें कटआउट में हम दिखा रहे थे कि पूरा हिंदुस्तान का नक्शा है जी। बैकग्राउंड में, और ये किरदार सामने प्ले कर रहे हैं और हिंदुस्तान का एक किरदार निभा रहा था एक आर्टिस्ट। उसको बताया गया था कि हिंदुस्तान कितना ज़ख्मी हो चुका है। तो उनके किरदारों में था कि जैसे किरदार था बेकारी, मंजूम ड्रामा था। जी। तो वो किरदार कहता है कि अपना अपना तारुफ करा रहे हैं कि वो किस तरीके से हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, कि मैं बेकारी हूँ, किस्मत के सितारे तोड़ देती हूँ, इस तरीके से। तो वहाँ से जहालत है, वो कहती है, यानी वो एक किरदार। जी। तो जो वो किरदार जहालत का मैं निभा रहा था, तो मैं जहालत हूँ मेरी माँ, तेरी अज़मत की कसम, इल्म की शमा ज़माने में न जलने दूंगा, लाख आज़ाद हुआ हिंद मगर गम क्या है, जहल के गार से इसको ना निकलने दूंगा। इस तरीके का मतलब मंजूम ड्रामा था। आप सुन रहे हैं थिएटर की दुनिया, रेडियो मानू 90.0 एफएम का थिएटर शो। You're listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू गजल की मशहूर शायर बेखुद दहलवी से। बेखुद दहलवी का असल नाम सैयद वहीदुद्दीन था
उनका जन्म 1863 में दिल्ली में हुआ। वो उर्दू के मशहूर शायर दाग दहलवी के नुमाया शागिर्दों में शुमार किए जाते हैं। बेखुद दहलवी ने दिल्ली की अदबी रिवायत और गजल की नफीस तहजीब को अपने कलाम में खूबसूरती के साथ जिंदा रखा। बेखुद दहलवी की शायरी में इश्क, हुस्न, वफा और इंसानी जज्बात का दिलकश इजहार मिलता है। उनका अंदाज़े बयान सादा, शीरीन और पुरकशिश था। उन्होंने रिवायती गजल को अपनी फन्नी सलाहियत और जज्बाती गहराई से एक नया रंग दिया। आइए उनकी चंद मशहूर अशार सुनते हैं। आईना देखकर वो ये समझी, मिल गया हुस्ने बेमिसाल हमें। और एक और दिलनशीन शेर मुलाहिजा हो, दी मोहब्बत तो मोहब्बत में असर पैदा कर, जो इधर दिल में है यारब वो उधर पैदा कर। बेखुद दहलवी का कलाम मोहब्बत की नज़ाकत, जज्बात की सच्चाई और ज़बान की नफासत का खूबसूरत नमूना है। उनकी गज़लें आज भी उर्दू अदब के शायकीन को अपनी दिलावीज़ी और असर आफरीनी के सबब मुतासिर करती हैं। उर्दू अदब की तारीख में बेखुद दहलवी का नाम एक ऐसी शायर के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने दिल्ली की गज़ल की रिवायत को नए अंदाज में आगे बढ़ाया। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रही थी अर्ज किया है, सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर। खुदा हाफिज। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं थिएटर की दुनिया, रेडियो मानू 90.0 FM का थिएटर शो। किसका लिखा हुआ था ये? ये मुझे आज उनका नाम याद नहीं, लेकिन वो दिल्ली से उनका ताल्लुक़ था। प्रोफेसर हैं और इस वक्त मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं उनका नाम मुझे याद नहीं रहा। तो इस तरीके से मंजूम ड्रामा हुआ। फिर हर साल मैट्रिक कर ली हम लोगों ने। फिर कादर भाई ने वहाँ से मतलब अपना डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर ली। तो हम में पहले वो मेरे उस्ताद थे। अच्छा। अब बाद में ड्रामों के उस्ताद हो गए। अच्छा। फिर ड्रामों में हम साथी हो गए। अच्छा। तो हमने बाहर का थिएटर शुरू किया जी। कि भाई अब इस स्कूल में, कॉलेज में तो हमने कर लिया, जी। क्यों ना हम पब्लिक में जी। अपने ड्रामे पेश करें। तो हुआ ये कि भाई अब करें क्या लिखें, क्या पेश करें। जी। तो जैसा कि एक ज़माने में जो थिएटर जो है, यहाँ मैं ये बात बताता चलूँ कि थिएटर बहुत पुराना है, कदीम से कदीम, यानी आप हज़ारों साल भी कह सकते हैं जी। जो दुनिया में है। मिस्र में रहा, ईरान में रहा, हर जगह थिएटर रहा। जी। बड़े बड़े ओपेरा होते थे जी। जहाँ अलग अलग किस्म के, मतलब ये भी थिएटर की तारीफ में आते हैं। हिंदुस्तान में थिएटर समझिए कि भी शुरू हुआ, लेकिन उसकी कब इब्तिदा है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी पुरानी है। जी। बहुत पुरानी है। और इसमें इप्टा इदारे ने और एनएसडी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। जी। इप्टा का इदारा जो है बम्बई में, मतलब हम उनसे भी जुड़े थे। जी। और एनएसजी से तो खैर मेरा ताल्लुक़ नहीं रहा, लेकिन एनएसजी में जिन लोगों ने ड्रामे की तालीम हासिल की या ड्रामा सीखा या ड्रामा में काम किया, एक्टिंग की, उन लोगों से हमारा रब्त ज़रूर रहा। जी। इप्टा से मैंने एक दो ड्रामे भी पेश किए। फिर उसके बाद हमने अपना ग्रुप बनाया। हमने सोचा कि हमारा भी एक ग्रुप होना चाहिए। तो हमने अपने ग्रुप का नाम रखा कल के कलाकार। कल के कलाकार। तो के। अच्छा।
कल के कलाकार। अब वो जैसे जैसे दौर आगे बढ़ता गया, हमारे ड्रामे मकबूल होने लगे, हम एक के बाद एक ड्रामा पेश करने लगे और पब्लिक ने हमारे ड्रामों को पसंद करना शुरू कर दिया। और उसमें कादर खान साहब का बड़ा रोल रहा करता था, हमसे बड़े थे। तो बाद में लोगों ने कल के कलाकार की जगह उन्होंने कहा कि कादर के कलाकार। अच्छा, इस तरीके से भी बातें हुई जी। तो हमारा जो पहला ड्रामा, अच्छा उस ज़माने में जो हम लोग ड्रामे लिखा करते थे तो सोचता था कि भाई किस सब्जेक्ट पे लिखें। जी। हिस्टोरिकल हमारी समझ में नहीं आता था। होते हैं हिस्टोरिकल ड्रामे हुए, जी। पहले का दौर यही था जी। कि जो ड्रामे होते थे, ओपेरा जो होता था, जी, जी, वो सब्जेक्ट जो लेते थे हिस्टोरिकल लेते थे, बादशाहत का लेते थे। जी। उसके बाद मैथोलॉजी भी साथ साथ चलती थी, जी। मैथोलॉजिकल ड्रामे भी होते थे। जी। और उसके बाद जो ड्रामे हुए उनमें रोमांटिक ड्रामे या फैमिली ड्रामे, जी। कि किसी फैमिली का मसला ले लिया और या रोमांटिक एंगल। हम लोगों ने सोचा कि नहीं, ये सब तो एक रूटीन हो गया है, कुछ हटके करना चाहिए। जी। तो ये हटके करने की तलाश में हम भटकते रहते थे, मैं कादर भाई, कि भाई क्या करेंगे। जी। उमूमन जो ड्रामे आते हैं तो उन दिनों इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन भी शुरू हो गए थे जी। मुंबई में। भारतीय विद्या भवन वहाँ का, और वो सालाना इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन करवाता था और बॉम्बे के बड़े बड़े मशहूर कॉलेजेस उसमें पार्टिसिपेट करते थे। जी। तो हमारा भी था कि साबु सिद्दीक पॉलीटेक्निक से भी हमारा ड्रामा जाएगा। तो हमने बहुत सोचा और सोचने के बाद कादर भाई ने प्ले लिखा, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। जी। ओरिजिनली ये जो थॉट है ये सादत हसन मिंटो के एक अफसाने पर है, अच्छा। जिसमें सेक्रेटरिएट में होने वाले कामकाज के उसको बताया गया कि कैसे होता है। जी। तो वो एक आदमी पेड़ के नीचे, इसका था जामुन का पेड़ ओरिजिनल टाइटल। जी। जी। तो हमने उसको बड़ी देर का मेहरबान आते आते, तो उसमें ये दिखाया गया था कि एक सेक्रेटरिएट के गार्डन में एक जामुन का पेड़ गिर गया है और उसके नीचे एक आदमी दब गया है। और वहाँ एक कैरेक्टर एंटर होता है, वो देखता है, वो कहता है भाई मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। और वो इतनी देर हो जाती है उसके निकालने के पूरे प्रोसेस में, क्योंकि वो गार्डन सेक्रेटरिएट के अहाते का है और उससे बहुत सी सरकारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो उसको निकालने तक के हुक्म आता है कि अब झाड़ को काट कर उसको निकाला जाए, जब तक उसकी जान चली जाती है। तो वो ड्रामा था बड़ी देर की मेहरबान आते आते। जी। लिखा कादर खान साहब ने लिखा था। हाँ जी, हाँ, उन्होंने लिखा था। और मैं उसमें एक बार अजनबी का, यानी मतलब जो टहलता हुआ आता है गार्डन में और देखता है कि वो पेड़ के नीचे दबा हुआ है, जी। और एक बार पेड़ के नीचे वाला ये किरदार मैंने निभाए उसमें। अच्छा। यहाँ मज़े की बात एक ये है कि हम स्टेज पर, जैसा मैंने कहा कि हम स्पॉट देखते थे, नई नई चीज़ें करते थे, तो हमारा जो स्टेज होता था, मतलब ये कि उसका जो स्टेज पे कैसा, मतलब स्टेज को कैसे डिज़ाइन करें। जी। उस ज़माने में बॉक्स के होते थे, बॉक्स सेट लगा करते थे। अच्छा। घर दिखाया बॉक्स का, जी। खिड़कियाँ लगी हुई हैं, जी। दरवाजे हैं। हम इन सब चीज़ों को हटाकर हम कुछ रियलिटी लोगों को दिखाना चाहते थे। तो हमें ज़रूरत पड़ी जामुन के पेड़ की। तो रियलिटी के चक्कर में हम लोगों ने सही मानों में एक पेड़, मतलब वो काट करके जी। उसको और ईंटों के सहारे से उसको रखा, ताकि सही मानों में जो नीचे किरदार है उसको कहीं दब ना जाए। जी। तो उसको रखा। बाद में उसका फिर एक अजब किस्म का, मतलब उसको डुप्लीकेट बनाया झाड़ का। तो सेट में भी हम ये कोशिश किया करते थे कि बिल्कुल एक नयापन आए। जी। रूटीन जो बॉक्स सेट हैं, जी। वो नहीं। अच्छा। तो उसमें ये बड़ी देर की मेहरबान आते आते, फिर था हमारा
अगर यही रफ्तार रही तो ये महंगाई पर था। अच्छा जी। तो उसके लिए जो हमने सेट बनाया तो वो हमने दिखाया कि पीछे से रेलवे ट्रैक है, अच्छा इलेक्ट्रिक के पोल लगे हुए हैं, उसमें पतंग वतंग लटकी हुई है, जी। गंदा फुटपाथ है, लोग बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब एक रूटीन जो ड्रामों के बॉक्स सेट वगैरह होते थे उससे हट के हट हमने के आप मतलब लोग- ये शुरू किया। जी और फिर वही जहन में रहा हमेशा कि एक नई चीज़ करें। उनमें एक ख़ास तौर से एक ड्रामा हमने किया, ये भी कादर भाई का लिखा हुआ था। उसमें मैं 3 कभी कभार तो 4 कैरेक्टर अदा करता था। अच्छा वो था लोकल ट्रेन, जी जी कि बम्बई की लोकल ट्रेन जी चर्च गेट से अंधेरी जा रही है। जी तो स्टेज में आपने उमूमन देखा होगा कि कर्टेन जब हटता है तो बॉक्स सेट नज़र आता है या जो मैंने बताया कुछ। जी और पहले ज़माने में तो उससे पहले का जिक्र करूं आपको तो कर्टेन से हम बताते थे कि क्या है। जी कर्टेन पीछे होता था, जी घर बना हुआ है, गार्डन बना हुआ है, महल बना हुआ है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, लोकल ट्रेन तो उमूमन जो पर्दा पूरे तौर पे हट जाता था तो हमने पूरा पर्दा नहीं हटाया बल्कि उतना ही हटाया जितनी लोकल ट्रेन की विंडो व्यू होता है। जी तो उतने से व्यू में 10, 12, 15 कैरेक्टर वो मतलब अपने लगे हुए हैं। अच्छा उसमें शराबी भी है, उसमें टिकट चेकर वाला है भी है, दूध वाला भी है, अच्छा स्टूडेंट भी हैं और फंसे हुए खड़े हैं क्योंकि बम्बई की ट्रेन अगर आप कभी गए हैं तो वो वहाँ उसको पेश किया था। तो अच्छा, स्टेज को बिल्कुल यानी जो एक पुराना कदीम रूटीन जो चला आ रहा था उसको हमने चेंज करने की कोशिश की जी और काफ़ी हद तक कामयाब रहे। हमारे हर ड्रामे स्पॉट होते थे। अच्छा दुकान है, दुकान के बाहर बड़ी लाइन लगी हुई है राशन की। अच्छा ड्रामे का नाम था भूख कश्मीर को बंगाल बना देती है। अच्छा जी यानी राशन के लिए लोग खड़े हुए हैं, दुकान बंद है, राशन है ही नहीं। वो एक स्पॉट बनाया। ऐसे इस तरीके से हमने मतलब ये देखिए नहीं, ये बंगाल बना देती है, इसका मतलब क्या था? भूख कश्मीर को एक ज़माने में था कि बंगाल में भूखमरी ज़्यादा है, अच्छा, ये कौन से एक तस्वुर था उस ज़माने का। जी अब की बात नहीं है, हो सकता है कि जी जी तो जो भूख है वो कश्मीर जैसी अच्छी जगह को, हरी भरी जगह को वो बंगाल जैसा सूखा सूखा बना देती है। अच्छा, जो कौन से सन को- की बात है ये? ये समझिए आप 80s के करीब की बात है। अच्छा 80s की। जी You are listening to थिएटर की दुनिया, रेडियो मानो 90.0 FM शो ऑन थिएटर। आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to History's Mysteries. आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM। आइए आज हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में जानते हैं दुनिया के सबसे पुराने मालूम वाटरवेल की कहानी, एक ऐसी इंजीनियरिंग अचीवमेंट जिसने इंसान को पानी के मुस्तकिल जरिए तक पहुंचाया और सभ्यताओं की बुनियाद मजबूत की। सोचिए, हजारों साल पहले का जमाना है, न नल थे, न पानी की टंकियां और न ही पाइपलाइन का कोई निजाम। इंसान की जिंदगी नदियों, झीलों और बरसात के पानी पर ही मुनहसिर थी। लेकिन जब पानी दूर हो या सूख जाए तब जिंदगी चलाना कितना मुश्किल होता होगा।
इसी ज़रूरत ने इंसान को एक ऐसा ख्याल दिया जिसने तहजीब का रुख ही बदल दिया, वाटर वेल यानी कुआं। दोस्तों, वाटर वेल ज़मीन को गहरा खोद कर बनाया जाने वाला ऐसा जरिया है जिसके जरिए अंडरग्राउंड पानी तक पहुंचकर उसे पीने, खेती और रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया का सबसे पुराना मालूम कुआं कहाँ मिला? आर्कियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक दुनिया के सबसे पुराने मालूम कुओं में से एक किसोनिर्गा माइलूथकिया नाम की आर्कियोलॉजिकल साइट पर साइप्रस में मिला है। ये कुआं लगभग 8500 BCE का माना जाता है, यानी करीब 10,500 साल पुराना। हैरानी की बात यह है कि इस कुएं को उस दौर के लोगों ने पत्थर के औजारों की मदद से कई मीटर गहरा खोदा था। ये इस बात का सबूत है कि नियोलिथिक दौर के लोग इंजीनियरिंग और प्लानिंग की बेहतरीन समझ रखते थे। इसके बाद यूरोप में भी कई पुराने कुओं की खोज हुई। जर्मनी के लाइप्जिग के करीब मिले लकड़ी से बने कुएं, जो लगभग 5200 BCE के हैं, अपनी बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप की वजह से मशहूर हैं। इन्हें उस दौर के किसानों ने ओक की लकड़ी से तैयार किया था। आज भी दुनिया के कई इलाकों में कुएं पीने के पानी का एक अहम जरिया है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने बोरवेल्स और पंप जरूर दे दिए हैं, लेकिन बुनियादी ख्याल वही है जो हजारों साल पहले इंसान ने सोचा था, जमीन के नीचे छुपे पानी तक पहुंचना। तो दोस्तों, वाटर वेल सिर्फ जमीन में खोदा गया एक गड्ढा नहीं है, ये इंसानी जरूरत, इंजीनियरिंग और दूरअंदेशी की एक लाजवाब मिसाल है। इसी ने बस्तियों को बसने, खेती को फलने फूलने और तहजीबों को तरक्की करने का मौका दिया। दोस्तों, आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में फिर लेकर आएंगे तारीख के पन्नों से एक और हैरत अंगेज इन्वेंशन, डिस्कवरी या हिस्टोरिकल इवेंट की कहानी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to Theatre की दुनिया, Radio Manu 90.0 FM show on theatre। आपने पहला ड्रामा कब लिखा? पहला ड्रामा थिएटर के लिए? जी, मेरी मदद। पहला ड्रामा मैंने लिखा जब इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन में ये हुआ कि साबुत सिद्दीक पॉलिटेक्निक से कादर भाई प्ले लेकर आ रहे थे जी। और मैंने साबुत सिद्दीक पॉलिटेक्निक छोड़ करके मैंने आर्ट्स में दाखला लिया था महाराष्ट्र कॉलेज में। अच्छा। और मुझे वहाँ दाखला दिया ही इसलिए गया था कि हम स्टेज आर्ट। इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन में ड्रामे ले जाएंगे और यहाँ ट्रॉफी लेकर आएंगे। ओके जी। तो कादर भाई ने कहा कि भाई अब तुम उधर चले गए, अब तुम लिखो, तुमको जो करना है करो। तो फिर वहाँ मैंने लिखा जी पहला ड्रामा अपना, और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, मतलब हाँ, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ऊपर। अच्छा। हमने ये दिखाया उसमें, वहाँ मैंने बॉक्स सेट इस्तेमाल किया। अच्छा। एसाइलम है, पत्थर की दीवारें हैं और 4-5 कैदी वहाँ हैं और सब के सब जहनी तौर पे पागल हो चुके हैं या जिनका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है जी। क्योंकि मुझे हमको जो चीज़ पेश करनी थी वो ऐसी ही थी कुछ। अच्छा। तो वो ड्रामा लिखा मैंने कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जी। मैंने, तो उसमें 4-5 पागल दिखाए, वो अपनी अपनी यादों में खोए हुए हैं, पागल हैं, और उनमें कैसा इत्तेहाद है क्या। ये ड्रामा मैंने बम्बई में भी और यहाँ भी हैदराबाद में भी कई बार पेश किया इसको। अच्छा। यहाँ के मेरे साथ लोकल आर्टिस्टों ने काफ़ी साथ दिया। कौन कौन थे लोकल आर्टिस्ट यहाँ? अब आज़ाद हैं, साबिर हुसैन हैं जी, और भी 2 लोग थे जी, जो मेरे साथ इसमें काम कर रहे थे। अच्छा। खुद मैंने भी एक रोल निभाया था। अच्छा जी।
ये खदर अली बेग साहब भी यहाँ पे स्टेज किया करते थे ड्रामे, क्या कभी उनके साथ काम करने का मौका मिला आपको? नहीं, उनसे कभी मुलाकात का भी मौका नहीं मिला मुझे। अलबत्ता उनके फर्जंद से मेरी मुलाकात हुई। जी फिर वही है कि ड्रामों का अपना अपना एक अंदाज है, जी हर कोई अगर अपने तरीके से पेश करता है। जी उनके ड्रामे पेश करने का अंदाज बिल्कुल अलग था। जैसे मैंने कहा कि भाई हम एक स्पॉट लेके काम करते हैं, जी जी वो शायद उस पैटर्न से अलग किया करते थे, जी उनका अंदाज अलग था, तो वो मैच नहीं हो रहा था। जी। तो ये मौजूदा दौर का जो थिएटर है, और आप जो इब्तिदा में आपने जो थिएटर किया था, आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, फ़र्क तो कोई ज़्यादा, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हर चीज़, ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि बढ़ती जाती हैं, जी हालात के तहत चेंज होती जाती हैं। हाँ। तो अब इसमें फ़र्क नहीं, ये है कि जैसे-जैसे आगे बढ़ते गए लोगों ने उस तरीके से अपना पेश किया। आज भी नाटक होते हैं उसी अंदाज़ के, जी जिसको नाटक मंडलियाँ हैं, जी वो आज भी नहीं बदली, वो अपने तरीके से नाटक करते हैं। जी मैथोलॉजिकल आज भी वही है, हेवी मेकअप, जी उसी तरीके का अंदाज़, डायलॉग डिलीवरी का और सब कुछ। जी ये जो चेंज है, ये हमने, मतलब इसको मैंने समझा ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हमको करनी चाहिए। जी। आपने तकरीबन 12-15 ड्रामे लिखे हैं स्टेज के लिए। जी, तो वांटेड न्यू फेसेस, ये एक ड्रामे का नाम है। जी। तो ये किस पर निर्भर था? ये इसका सब्जेक्ट क्या था? इसका सब्जेक्ट ये था कि जो आर्टिस्ट, चाहे वो, उनकी ख्वाहिश है कि वो एक एक्टर बने, अच्छा एक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन वो जा रहे हैं, समझिए मिसाल के तौर पे वो जा रहे हैं फ़िल्मों की ऑफ़िसों के प्रोड्यूसर्स के चक्कर लगा रहे हैं, जी और वो कह रहे हैं कि भाई तुम जाओ, तुम्हें क्या, हमें तो मतलब कोई पॉपुलर आर्टिस्ट चाहिए, तुम कौन, तुम्हें क्या आता है। जी तो वो नाउम्मीद होके वहाँ से पलटते जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक ऐसे किरदार हैं जो अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक नई तरकीब इस्तेमाल करते हैं। अच्छा वो प्रोड्यूसर के ऑफिस में पहुंच जाते हैं 3-4, जी और बगैर किसी चीज़ के वो अपना कुछ परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। जी और वो देखते हैं, वो देख के तारीफ करते हैं, और उनको मतलब एक एक कास्ट करते हैं। तो इसलिए वांटेड न्यू फेसेस रखा उसका। जी हाँ। जी। आपके कुछ ड्रामे, आपके खुद के लिखे हुए जो ड्रामे हैं जिसमें आपने एक्ट भी किया है, तो कुछ ऐसे डायलॉग वगैरह सुनाइए, कुछ याद हो अगर तो। कुछ हाँ, पॉपुलर। जैसा ये अभी मैंने आपको ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये किया, जी उसमें मैं जो किरदार निभाता था उसमें ये था कि वो हमेशा गिनते रहता था, अच्छा पता नहीं क्या गिन रहा है, और बड़ी बड़ी गिनतियाँ गिनता था। 3,545, 5,555, 345, 48। फिर वो घबरा के इधर उधर से जाकर के दूसरे कैरेक्टर से पूछता था 3 और 2 कितने होते हैं। अच्छा तो वो असल में वो गिनता था कि भाई पहले जंग अजीम में कितने मरे, ओहो दूसरी जंग अजीम में कितने मरे, अच्छा कितनी माँओं के घर जलाए गए, कितने बेटे यतीम हुए, कितनी, ये जो था ना, ये काउंटिंग करता रहता था। जी वो काउंटिंग करता रहता था, वाक़यात का ज़िक्र करता रहता था। उसके बाद फिर जब वो नॉर्मल होता था, वो जो फिर किसी अपने बाजू वाले से पूछता था कि भाई 3 और 2 कितने होते। अच्छा तो ये पागलों पर था बिल्कुल। जी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम मैंने आपको बताया। जी। ये तीन बंदर जो है, ये ट्रांसलेशन था गुजराती से? जी हाँ, 3 बंदर एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये किसी इंग्लिश प्ले का है, अच्छा जिसको गुजराती में किया गया, उसकी अच्छा फ़िल्म भी बनी अच्छा 3 बंदर की। मुख्तलिफ राइटरों ने अपने-अपने अंदाज़ में उसको लिखा। जी 3 बंदर से मुराद गांधी जी के वो 3 बंदर, सिंबॉलिक, जी बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। जी तो इस पे मैंने भी कोशिश की और वो मैंने लिखा था। तो यहाँ कई बार पेश हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया उसको। अच्छा। यहाँ के और आर्टिस्टों में आपके साथ किन फनकारों ने हिस्सा लिया?
जैसा मैंने नाम लिए जमाने में ये परमानेंट हो गए थे हमारे। साबिर हुसैन, साबिर, आजाद आज़ाद जी और लेडी कैरेक्टर जो मेरे यहाँ बहुत कम होते थे। जी। लेडी कैरेक्टर मेरे यहाँ नहीं होते थे। अच्छा फिर जब शुरू किया एक दो तो उसमें आयशा जलील, जी। ये लोग मेरे साथ हुआ करते थे। अच्छा जी जी। तुम्हारी खातिर एक आपका प्ले है, उसके जी। बारे में कुछ बताइए। तुम्हारी खातिर ये मैंने लिखा, सादत हसन मिंटो का एक अफसाना था, जी। उस पर बेस करके मैंने ये लिखा था। अच्छा ये कहानी या वो जो उनका अफसाना था वो एक ऐसे जेब कतरे पर था अच्छा कि जो जेबें काटता था लोगों की। जी और एक बार वो ऐसे लड़की का पर्स मतलब चुरा लेता है जो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसों की। अच्छा तो उस पर बेस करके मैंने ये लिखा था। तो यहाँ हैदराबादी उसको अंदाज में ढाला था मैंने पूरा। अच्छा तो उस आखिर में वो अपने हाथ की उंगलियां काट लेता है जब वो एक मौका ऐसा आता है कि वो जो लड़की का किरदार है उसको एक आदमी ब्लैकमेल करता रहता है। तो पहले वो सुधारती है आके कि जेब मत काटा करो, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन एक मौका ऐसा आता है आखिर में कि वो कहती है कि आज आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ कि जाके उस आदमी की जेब काट लो जिसके पास वो सारे सबूत हैं, जिसकी बिना पे वो मुझे ब्लैकमेल किया करता है। ओहो तब वो बिल्कुल क्लाइमेक्स आखिरी वो कहता है कि काश मैं ऐसा कर सकता, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अच्छा इंसान बनने की कोशिश में मैंने अपने हाथों की उंगलियां काट ली। तो उस पे बेस करता था ये। तुम्हारी खातिर। तुम्हारी खातिर मैंने मतलब जेब ये- कतरा भी एक आपका ड्रामा है। हाँ, जेब कतरा वो उसका छोटा सा वर्जन था वो। अच्छा और बाद में जी। इसको जो है हमने ड्रामेटाइज करके उसको जी। जरा आगे बढ़ा दिया बिल्कुल। जी। आपके और ड्रामे भी हैं, माचिस। जी हाँ, माचिस है क्या? माचिस है क्या जी। यहाँ इसमें ये था कि एक किरदार जो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है, खुदकुशी करना चाहता है और वो कहता है कि भाई खुदकुशी करना हराम है। नहीं वो चाहता है कि कोई उसे मारे अच्छा और तलाश में रहता है कि ऐसा कोई आदमी मिले जो उसे मारे, लेकिन खामखा कोई किसी को क्यों मारेगा। जी तो देखता है वो कि एक सुनसान जगह पर एक आदमी अकेला बैठा है, बहुत डिस्टर्ब है। अब वहां जाके उसको उकसाना चाहता है और ये हमेशा अपने पास एक खंजर रखा करता था, अच्छा उसको उकसाना चाहता है। तो वहां जाके उसकी इब्तिदा है कि माचिस है क्या? अच्छा जी। वो कहता है इसका नहीं। पहला डायलॉग यही हुआ यही, करता था, माचिस है माचिस है क्या जी। तो कहते हैं नहीं नहीं है। अरे भाई माचिस है क्या? मैंने भाई कहा ना कि नहीं है। तो सिगरेट नहीं पीते? बस जाहिर है मैं सिगरेट नहीं पीता, तो तुम्हें सिगरेट पीना चाहिए। अच्छा भाई क्यों पीना चाहिए? मैं नहीं पीता। जी। तो डरते हो। अब इस तरीके से वो उसको उलझाता जाता है, फिर उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड पे चला जाता है, उसके किरदार पे चला जाता है, उसको इतना इरिटेट Irritate। करता है कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते लाइफ में। ओह, और इस बीच वो अपने कंजर निकाल के पास सामने रख देता है जी और वो एक है उसको इतना तैश आ जाए कि वो खंजर से उसको मार दे। अच्छा वो उस पर था। जी तो उसकी इब्तिदा रखी माचिस है। माचिस है क्या जी। दोस्तों ये थे मिर्ज़ा सईदुल हसन आफंदी साहब अलमारूफ परवेज। थिएटर की दुनिया में दीजिए इजाजत, आदाब। आप सुन रहे थे थिएटर की दुनिया, रेडियो मानो 90.0 एफएम का थिएटर शो। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।